और फिर सीधा फील्ड पहुंचकर अपने साथियों को तलाश करे और फिर लेबॉर्ट्री का भी खात्मा कर दे। इसीलिए अब उसे डॉक्टर या नर्स का इंतजार था। सदीकी अपने साथियों समेत सराह की एक रहायशी कोठी में मौजूद था। उन्हें वेस्ट फील्ड से यहाँ आए हुए 2 रोज़ गुजर गए थे। उन्होंने क्रिस्टोफर से जबरन लेबॉर्ट्री के हिफाजती इंतजामात और उसमें नस्ब खसूसी हालात के बारे में पूरी तफसील मालूम कर ली थी। चूँकि क्रिस्टोफर इस तशद्दुद से आखिरकार हलाक हो गया था, इसीलिए उन्होंने इमरान और जूलिया को बताए बगैर फौरी तौर पर सराग पहुँचकर वहाँ से खसूसी असलहा हासिल करके वापस आकर इस लेबॉर्ट्री पर हमला करने का फैसला किया था। क्योंकि क्रिस्टोफर ने बताया था कि लेबॉर्ट्री के अंदर से भी एम्पीरियल होटल के तमाम हिस्सों की निगरानी और चेकिंग की जा सकती है। और क्रिस्टोफर ने वेस्ट फील्ड से 0 पॉइंट पर आने से लेकर लेबॉर्ट्री इंचार्ज रॉबिन्सन को इमरान और उसके साथियों के बारे में तमाम तफसील बता दी थी। इसीलिए उन्होंने वापस होटल ना जाने का फैसला किया था, क्योंकि इस तरह रॉबिन्सन उन्हें चेक कर सकता था और वो उन्हें किसी भी तरीके से वहाँ ख़त्म कर सकता था। इसलिए उन सब ने यही सोचा था कि सराग से खसूसी असलहा लेकर वापस आएँ और एक स्पेशल रास्ते से वो लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर इमरान और जूलिया से मिलेंगे। इस तरह उनके लिए हर किस्म का खतरा भी ख़त्म हो जाएगा और उनका मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा। चुनाचे वो वहाँ से मेन रोड पर आए और फिर एक बस में सवार होकर कानसिंग और कानसिंग से हवाई जहाज़ के जरिए वो सराग पहुँच गए। यहाँ उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से रहायशी कोठी हासिल की। जिस किस्म का वो असलहा साथ ले जाना चाहते थे, उसे वो होटल में नहीं ले जा सकते थे और ना ही उसे जहाज़ में ले जाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि कोठी के साथ साथ वो कारें इस तरह हासिल करेंगे और फिर उनकी वापसी कार ही में होगी। इस तरह आसानी से मतलूबा असलहा वहाँ तक बगैर किसी रुकावट के ले जाएंगे। लेकिन इस मखसूस असलहा के हसूल के लिए उन्हें इंतहाई तगदो करना पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से 2 रोज़ की मुसलसल दौड़ के बाद आखिरकार वो अपना मतलूबा असलहा हासिल करने में कामयाब हो गए थे। सदीकी, हमसे इंतहाई भयानक गलती हुई है, नुमानी ने कहा। तो सदीकी समेत सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। कैसी गलती? सदीकी ने चौंक कर पूछा। 2 रोज़ गुजर गए हैं और हमने ना ही इमरान साहब से रब्ता किया है और ना अपने बारे में किसी को इत्तला दी है। जाहिर है वो हमारे बारे में परेशान होंगे और हो सकता है कि इमरान साहब ने हमारे बारे में चीफ को भी रिपोर्ट दे दी हो। ऐसी सूरत में तो तुम समझ सकते हो कि हमारा क्या हशर होगा। नुमानी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इमरान साहब तो नहीं, अलबत्ता मिस जूलिया ज़्यादा परेशान होंगी। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, इमरान साहब क्यों परेशान नहीं होंगे? नुमानी ने हैरान होकर पूछा। परेशानी का लफ्ज़ उनकी लुगत में है ही नहीं। वैसे भी उन्हें बाकीशा सीक्रेट सर्विस के अरकान पर जिस कदर भरोसा है वो शायद X2 को भी ना हो। इसलिए वो ये तो सोच सकते हैं कि हम उन्हें इत्तला दिए बगैर चले गए हैं। लेकिन इतनी बात वो भी समझते होंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मिशन के लिए ही कर रहे हैं। और तुमने देखा कि यहाँ हम दिन रात किस कदर मसरूफ़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम वहाँ फ़ोन करके इत्तला देते तो हो सकता था कि ये इत्तला रॉबिन्सन तक पहुंच जाती। अलबत्ता अब उनसे रब्ता किया जा सकता है किसी भी फर्जी नाम से, सदीकी ने कहा। और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी से उसने वेस्ट फील्ड का रब्ता नंबर मालूम किया। और फिर ट्रेडल दबाकर टून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दी और आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। एम्पीरियल होटल रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ मिस्टर माइकल और मिस मार्गरेट रहाइश पजीद हैं, उनसे बात करनी है। मैं सराग से बोल रहा हूँ। सदीकी ने कहा। सॉरी जनाब, अब आपकी बात उनसे नहीं हो सकती। दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों? सदीकी ने चौंक कर कहा। क्योंकि 2 रोज़ पहले उन्हें हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया। तो सदीकी और उसके साथी बेख्तियार उछल पड़े। हलाक कर दिया गया है? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? सदीकी ने तेज़ और इंतहाई तलख लहजे में कहा। ऐसा हो सकता है जनाब, अचानक उन पर फायर खोल दिया गया और वो हलाक हो गए। दूसरी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो सदीकी ने भी रिसीवर रख दिया। ये सब कैसे मुमकिन है? ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये औरत कौन है और क्यों उसने ऐसी बात की है? सदीकी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जूली से बात करो, सदीकी, नुमानी ने कदरे चीखते हुए कहा। जाहिर है इमरान और जूलिया की मौत की खबर ने उनके असाब पर इंतहाई बुरा असर डाला था और सदीकी ने जल्दी से रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एम्पीरियल होटल, वही निस्वानी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मादाम जूली से बात कराएं, मेरा नाम मार्शल है और मैं कानसिंग से बोल रहा हूँ। सदीकी ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जूली बोल रही हूँ। 4 लम्हों बाद जूली की आवाज़ सुनाई दी। मादाम जूली, मुझे इत्तला मिली है कि मिस्टर माइकल और मिस मार्गरेट आपके होटल में ठहरे हुए हैं। मेरे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। क्या आप उनसे मेरी बात करा सकती हैं? सदीकी ने कहा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। कानसिंग से, सदीकी ने जवाब दिया। मिस्टर माइकल और मिस मार्गरेट दोनों इस वक्त सराग के नेशनल अस्पताल के कमरा नंबर 12 में मौजूद हैं। वो यहाँ एक झगड़े में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। मैंने उन्हें वहाँ भिजवा दिया है और अब वो ठीक है। अब वहाँ जाकर उनसे मिल लें। दूसरी तरफ से जूली ने कहा। तो सदीकी ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर रिसीवर रख दिया। इमरान साहब और मिस जूलिया यहाँ सराग के अस्पताल में हैं, ये कैसे हो सकता है? नुमानी ने कहा। पहले इस औरत ने कहा कि वो हलाक हो चुके हैं और अब उन्हें ये अस्पताल में बता रही है। अजीब चक्कर चल गया है हमारे पीछे, सदीकी ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। अस्पताल कॉल करके मालूम करो, जोहान ने कहा। तो सदीकी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर सदीकी ने इंक्वायरी ऑपरेटर से नेशनल अस्पताल का नंबर मालूम किया और फिर दोबारा क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने नेशनल अस्पताल के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नेशनल अस्पताल रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ रूम नंबर 12 में मिस्टर माइकल और मिस मार्गरेट मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम चीफ मार्शल है, सदीकी ने कहा।
रूम नंबर 12, 1 मिनट होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। यह सदीकी ने कहा। सर, आप 5 मिनट बाद दोबारा इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, इस नंबर से आपकी बात मिस्टर माइकल से हो जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही नंबर बता दिया गया। ओके शुक्रिया, सदीकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि जूली ने दुरुस्त बताया है। नुमानी ने कहा, देखो अभी बात होगी तो पता चल जाएगा। सदीकी ने कहा, वैसे सदीकी समेत सबके चेहरे सते हुए थे। फिर 5 मिनट बाद सदीकी ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हेलो, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर माइकल से बात कराएं। सदीकी ने कहा, क्या मतलब कि आप दूसरी दुनिया में भी फ़ोन लाइन पहुंच गई हैं? अचानक इमरान की महसूस आवाज़ सुनाई दी तो सदीकी बाकी साथी भी उछल पड़े। इमरान साहब, मैं सदीकी बोल रहा हूँ, सदीकी ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि क्या फ़ोन लाइन अब दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि तुम्हारे बारे में मुझे यही इत्तला मिली थी और मुसलसल मिल रही है कि तुम लोग दूसरी दुनिया में पहुंचा दिए गए हो, इमरान ने कहा। जबकि हमें आपके बारे में यही इत्तला मिली थी। बहरहाल आप बोल रहे हैं, सदीकी ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। आओ चले, वहाँ सारी बातें खुलकर हो जाएंगी, सदीकी ने उठते हुए कहा तो उसके साथी भी बेख्तियार उठकर खड़े हो गए। हावर, तुम यहीं रुको, यहाँ इंतहाई हसास असलहा मौजूद है, हम इमरान साहब से मिलकर वापस आ रहे हैं, सदीकी ने कहा तो हावर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद सदीकी, चौहान और नुमानी तीनों कारों में सवार नेशनल अस्पताल की तरफ उड़े चले जा रहे थे। फिर नेशनल अस्पताल में उन्हें कमरा नंबर 12 तक पहुंचा दिया गया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, बेड पर पड़ा हुआ इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब, इतनी जल्दी वेस्टफील्ड से यहाँ सराग आ गए हो तुम? हैरत है, ये दुनिया आखिर किस कदर तेज़ रफ्तार होती चली जा रही है, इमरान ने कहा तो सदीकी और उसके साथी बेख्तियार हंस पड़े। मिस जूलिया को क्या हुआ है? क्या ये बेहोश हैं? सदीकी ने साथ वाले बेड पर आंखें बंद किए पड़ी हुई जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। ये मोहतरमा तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगाए सुहाने हो आप देख रही हैं, और इसी की वजह से तो मैं यहाँ बंदा बैठा हूँ, वरना शायद अब तक मैं वेस्टफील्ड पहुँच चुका होता। बैठो, इमरान ने कहा और वो तीनों वहाँ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। और फिर इमरान के पूछने पर सदीकी ने एक आदमी को पुरस्कार अंदाज में फ़ोन कॉलें करने, 0 पॉइंट पर क्रिस्टोफर और उसके साथियों पर हमले से लेकर क्रिस्टोफर से तमाम तफसीलात मालूम करके उनका सराग आना और असलहा वगैरह हासिल करके वापस इंपीरियल होटल फ़ोन करने और वहाँ से पहले उनकी हलाकत की खबर और फिर मादाम जूली को कॉल करने और उनके बारे में बताने तक की पूरी तफसील बता दी। लेकिन तुम्हें फ़ोन करके मुझे इत्तला तो देनी चाहिए थी। अगर हम ज़ख्मी होकर यहाँ ना पहुँच जाते तो वाकई तुम सब की इस तरह गुमशुदगी हमारे लिए मसला बन जाती। जूलिया पहले ही तुम्हारे गायब होने पर परेशान थी और इसी परेशानी के चक्कर में हम पर अचानक हमला हुआ, इमरान ने कहा। फिर उसने हमले में ज़ख्मी होने से लेकर यहाँ आँख खुलने और फिर जूली से होने वाली तमाम बातचीत तफसील से दोहरा दी। जूली ने वाकई काबिल कदर काम किया है इमरान साहब, वरना इस तरह आप ज़ख्मी होते तो बड़ा मसला बन जाता, सदीकी ने कहा। हाँ, जूलिया ने हम पर एहसान किया है, इमरान ने जवाब दिया। अब आपका क्या प्लान है? सदीकी ने कहा। वही जो तुम्हारा था, यानी मिशन मुकम्मल करने का, लेकिन बशर्त ये कि तुम इजाज़त दो तो, इमरान ने कहा तो सदीकी हंस पड़ा। इमरान साहब, लीडर तो आप हैं और आप इजाज़त हमसे क्यों मांग रहे हैं? सदीकी ने कहा, दूसरी टीम का लीडर मैं ही होता था, लेकिन अब जब चीफ ने तुम लोगों को भेजा है तो मैं लीडर तो एक तरफ अज़ूए मुअत्तल बन चुका हूँ, इमरान ने कहा तो सदीकी हंस पड़ा। इमरान साहब, असल में खुद काम करने की आदत पड़ गई है हमें, बहरहाल आइंदा कोताही नहीं होगी, इस बार माफ़ कर दें, सदीकी ने कहा तो इमरान हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, तुमने जिस अंदाज में सारी कार्रवाई की है इससे मुझे वाकई बेहद खुशी हुई है कि तुम लोगों ने असुद बेहद काम कर लिया है, इमरान ने कहा तो सदीकी और उसके साथियों के चेहरों पर मसरत के तासुरात फैलते चले गए। थॉमसन अपने ऑफिस में बैठा बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। थॉमसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बास, आप इस तरह बेचैन हैं? आने वाली लड़की ने, जिसने जीन्स की पैंट और लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, दरवाजे में ही रुककर हैरत भरे लहजे में कहा। आओ जैनी, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था, थॉमसन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिर मुड़कर ऑफिस टेबल के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लड़की जिसका नाम जैनी था मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें नाइफ के बारे में इत्तला मिली थी? थॉमसन ने कहा। नाइफ के बारे में नहीं, कैसी इत्तला? क्या हुआ उसे? जैनी ने चौंक कर पूछा। नाइफ अपने साथियों समेत हलाक कर दिया गया है, थॉमसन ने कहा तो जैनी का चेहरा यकलहत पत्थर में तब्दील होता चला गया। नाइफ को हलाक कर दिया गया है, ये कैसे हो सकता है? जैनी ने रुक रुक कर कहा। यूँ लग रहा था जैसे अल्फाज खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर निकल रहे हों। ये दुरुस्त है, नाइफ की लाश भी वापस आ चुकी है, थॉमसन ने कहा। बास, ये कैसे मुमकिन है? नाइफ जैसा एजेंट कैसे हलाक हो सकता है? जैनी ने कहा। नाइफ अपनी हमाकत की वजह से मारा गया है, जैनी, थॉमसन ने कहा। हमाकत से क्या मतलब बास? जैनी ने कहा। इस बार उसका चेहरा कदरे नॉर्मल हो गया था, जैसे वो हैरत के पहले झटके से संभल गई हो, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद पथरीली संजीदगी अभी तक कायम थी। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद को बेहोश किया और वो अहमद इन्हें आम से एजेंट समझ रहा था और उन्हें फौरी तौर पर हलाक करने की बजाय स्टेशन वैगन में डालकर कानसिंग से वेस्टफील्ड ले गया और वहाँ से उन्हें एक ज़राई फार्म ले गया, जहाँ उन्हें होश में लाया गया। नतीजा ये कि उन्होंने सिचुएशन बदल दी। नाइफ और उसके साथी मारे गए और वो लोग बचकर निकल गए, थॉमसन ने कहा। वेस्टफील्ड इतनी दूर क्यों? वहाँ जाने की नाइफ को क्या ज़रूरत थी? जैनी ने हैरान होते हुए कहा। मैंने जो तफसील मालूम की है और इस तफसील से जो नताइज अखज़ किए हैं, इसके मुताबिक हुआ ये कि इमरान और उसके साथियों ने रसाल्डन क्लब में घुसकर रसाल्डन को अगवा किया और अपनी रहाइश गाह ले गए।
रसाल्डन यहाँ इसराइली एजेंट था और उसे मिसाइल लेबॉर्ट्री के बारे में इल्म था, बल्कि एक लिहाज से वही इस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज था, जबकि सलाकी हुकूमत था कि मुझे भी इस लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। लेबॉर्ट्री दरअसल इसराइल की थी और शायद उसे हमारे आदमी पर भरोसा नहीं था, लेकिन नाइफ के रसाल्डन से इंतहाई गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए उसे मालूम था कि रसाल्डन को लेबॉर्ट्री के महल वकू का इल्म है। लेकिन रसाल्डन ने उसे महल वकू बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि बकौल उसके इसने इस सिलसिले में मुकद्दस हलफ उठाया हुआ है। इन पाकिस्तानी एजेंटों को भी इस लेबॉर्ट्री के महल वकू की तलाश थी, इसलिए वो रसाल्डन को अगवा करके साथ ले गए थे। नाइफ ने जल्द ही रसाल्डन का सुराग लगा लिया और फिर अपने साथियों समेत वहाँ उनकी रहायशगाह पर पहुँच गया। वहाँ उसने बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश कर लिया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी एजेंट रसाल्डन से पूछगिछ करके उसे हलाक कर चुके थे। इसलिए नाइफ ने समझा कि उसने रसाल्डन से लामहाला लेबॉर्ट्री का महल को मालूम कर लिया होगा। वो अब उनसे लेबॉर्ट्री का महल को मालूम करना चाहता था। उसे मालूम था कि रसाल्डन की अगवा का इल्म क्लब के आदमी को हो चुका है, इसलिए वो यहाँ भी पहुँच सकते थे और इस तरह मुदाखलत के लिए वो इमरान और उसके साथियों को कांसिंग से निकाल कर वेस्ट फील्ड ले गया और फिर वहाँ मारा गया था। थॉमसन ने तफसील बताते हुए कहा, नाइफ ने वाकई हमाकत की। ऐसे दुश्मनों को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये दुश्मन हैं कहाँ? जैनी ने कहा। आखिरी इत्तला के मुताबिक वेस्टफील्ड के एम्पीरियल होटल में देखे गए हैं, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए। अब न जाने कहाँ होंगे। थॉमसन ने कहा, वो लेबॉर्ट्री कहाँ है? जैनी ने पूछा। इस बारे में मुझे क्या किसी को भी इल्म नहीं है। प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म है और उनसे हम पूछ नहीं सकते, थॉमसन ने कहा। तो फिर अब उन्हें कहाँ तलाश किया जाए? जैनी ने कहा। क्या तुम इस मिशन पर काम करना चाहती हो? थॉमसन ने कहा। बिल्कुल करूंगी बॉस। नाइफ मेरा गहरा दोस्त था, मैंने उसका इंतकाम भी लेना है और इन दुश्मन एजेंटों का भी खात्मा करना है, जैनी ने कहा। तुम में वाकई ऐसी सलाहियतें हैं कि तुम ये काम कर सकती हो। इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ कि एम्पीरियल होटल की मालिका जूली इस लेबॉर्ट्री के बारे में जानती है, क्योंकि वो डबल एजेंट है, सलाकिया की भी और इसराइल की भी, इसलिए यकीनन उसे मालूम होगा कि ये लोग कहाँ हैं। थॉमसन ने कहा, ठीक है बॉस, उससे मैं खुद मालूम कर लूँगी। वो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानती है और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। अलबत्ता ये बात मुझे पहली बार मालूम हुई है कि वो इसराइली एजेंट भी है, जैनी ने कहा। एक बात गौर से सुन लो जैनी, तुम नाइफ के बारे में अच्छी तरह जानती हो कि वो किस कदर बासलाहियत एजेंट था, लेकिन वो इन लोगों के हाथों मारा गया है। तो तुमने भी अगर मामूली सी गफलत का मुजाहरा किया तो तुम्हारा भी यही इंजाम हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि इस्लाकी सीक्रेट सर्विस की बेहतरीन एजेंट इस तरह हलाक हो जाएं। इसीलिए तुमने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करना है। जैसे ही तुम इन लोगों से टकराओ, तुमने उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर देना है। उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत देना हमाकत होगी। थॉमसन ने कहा, यस पास, मैं समझती हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं अपने सेक्शन समेत आज ही वेस्ट फील्ड पहुँचूंगी और इन सब का खात्मा कर दूंगी, चाहे ये लोग पाताल में ही क्यों ना छुप जाएं, जैनी ने कहा। और फिर उठ खड़ी हुई, विश यू गुड लक, थॉमसन ने कहा। तो जैनी ने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में मौजूद थी। उसने वहाँ कुर्सी पर बैठते ही रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस करके उसने इंक्वायरी से वेस्ट फील्ड का रब्ता नंबर मालूम किया, और फिर वेस्ट फील्ड फ़ोन करके इंक्वायरी से उसने एम्पीरियल होटल का रब्ता नंबर मालूम करके वहाँ फ़ोन कर दिया। एम्पीरियल होटल रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सराग से जैनी बोल रही हूँ, जूली से बात कराओ। जैनी ने कहा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो जूली बोल रही हूँ। 4 लम्हों बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। जैनी बोल रही हूँ, जूली सराग से, जैनी ने कहा। और जैनी, तुम कैसे यहाँ फ़ोन किया है? जूली ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें तो मालूम होगा कि नाइफ के साथ क्या हुआ है और नाइफ का मेरे साथ क्या ताल्लुक था, इसीलिए अब नाइफ की जगह ये केस चीफ ने मेरे सेक्शन को दे दिया है और मैंने इस केस को ना सिर्फ मुकम्मल करना है बल्कि नाइफ की मौत का इंतकाम भी लेना है। जैनी ने बड़े जज्बाती से लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जूली ने कहा। सुनो जूली, मुझे मालूम हुआ है कि तुम सलाकिया के साथ साथ इसराइल के लिए भी काम करती हो और नाइफ को भी इन एजेंटों को तुम्हारे पास लेकर पहुंचा था, और मुझे ये भी मालूम है कि नाइफ तुम्हारे पास कई रोज़ रहता था और तुम रसाल्डन की भी दोस्त रही हो, इसीलिए तुम्हें सारे खेल का मरकज़ी किरदार हो, इसीलिए तुम्हें लाजमन मालूम होगा कि ये पाकिस्तानी एजेंट अब कहाँ हैं। और ये भी बता दूं कि तुम्हें बहरहाल मेरे साथ ताउन करना होगा, जैनी ने कहा। तो दूसरी तरफ से जूली बेख्तियार हंस पड़ी। मुझे खुद नाइफ की मौत का बेहद अफसोस है जैनी, और इन पाकिस्तानी एजेंटों ने रसाल्डन को भी हलाक कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पहले इन एजेंटों का खात्मा किया जा चुका है, जूली ने कहा। क्या कह रही हो? खात्मा किया जा चुका है? कैसे कब? जैनी ने कुर्सी से उछलते हुए कहा। ये ग्रुप एक औरत और 5 मर्दों पर मुश्तमिल था और ये एम्पीरियल होटल में ठहरा हुआ था। रसाल्डन का नायब क्रिस्टोफर उनके लिए हरकत में आ गया था। इस ग्रुप के 4 अफराद ने इसे और इसके 8 साथियों समेत वेस्ट फील्ड के इलाके में घेर लिया और क्रिस्टोफर और उसके 8 साथी हलाक कर दिए गए। क्रिस्टोफर के असिस्टेंट रॉबिन्सन को जब इत्तला मिली तो उसने इन चारों का खात्मा कर दिया और उनकी लाशें भी बकौल उसने जलाकर राख कर दी, और इसके साथ उसके आदमियों ने मेरे होटल में उसके बाकी 2 अफराद, जिनमें एक औरत थी और एक मर्द, पर हमला किया और उन पर फायरिंग खोल दी गई, जिसके नतीजे में ये दोनों जख्मी हो गए। चूँकि ये वारदात मेरे होटल में हुई थी, इसीलिए अपने होटल की साख बचाने के लिए मुझे इन दोनों को अस्पताल भेजना पड़ा। वहाँ से उनकी महदूद हालत के पेश नज़र उन्हें सराग नेशनल अस्पताल भिजवा दिया गया और आखिरी इत्तला तक वो नेशनल अस्पताल के कमरा नंबर 12 में मौजूद थे और उनकी हालत अब खतरे से बाहर थी। इनमें मर्द का नाम माइकल और औरत का नाम मार्गरेट है। इस ग्रुप में से यही 2 बाकी बचे हैं, लेकिन वो भी शदीद जख्मी हैं, जूली ने कहा। ओ यहाँ सराग में, वेरी गुड, अब मैं उनसे खुद ही निमट लूँगी, दूसरी तरफ से कहा गया।
ایک بات میں بتا دوں جینی کو، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت باصلاحیت ایجنٹ ہو، لیکن یہ مائیکل دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ ہے۔ اس کا نام اصل علی عمران ہے، اسی لیے جو کچھ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، جولی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، گڈ بائے، جینی نے کہا اور اس نے کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری سے نیشنل ہسپتال کے نمبر معلوم کیا اور پھر نیشنل ہسپتال کے نمبر پریس کر دیے۔ نیشنل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ روم نمبر 12 میں مائیکل اور مارگریٹ 2 مریض ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرنا تھا، جینی نے کہا۔ وہ دونوں آج صبح ہی ڈسچارج ہو چکے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو جینی بے اختیار اچھل پڑی۔ او کہاں گئے ہیں وہ؟ جینی نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ویری بیڈ، اب ان کا باقاعدہ کھوج لگانا پڑے گا، جینی نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جینی بول رہی ہوں، جینی نے کہا۔ یس مادام، حکم، میں جیمز بول رہا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ جیمز دو بخشیشیائی ایجنٹ ایکریمن میک اپ میں ہسپتال کے کمرہ نمبر 12 میں زیر علاج رہے ہیں اور آج ہی ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تم پورے سیکشن سمیت انہیں تلاش کر کے ان کا کھوج لگاؤ، مجھے جلد از جلد ان کا پتہ چاہیے، جینی نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا تو جینی نے کریڈل پر ریسیور رکھ دیا۔ اسے امید تھی کہ جیمز جلد ہی ان دونوں کا سراغ لگا لے گا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت سراغ کی اس رہائش گاہ میں موجود تھا جو اس کے ساتھیوں نے ویسٹ فیلڈ سے واپس آ کر حاصل کی تھی، اور پھر جہاں سے وہ نیشنل ہسپتال گئے تھے ان کے وہاں پہنچنے پر جولیا، جسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا، ہوش میں آ گئی تھی، اور پھر عمران کے کہنے پر صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے بھاگ دوڑ کر ڈاکٹر سے ان دونوں کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دینے کی اجازت حاصل کر لی۔ اس طرح وہ سب ہسپتال سے اس کوٹھی میں پہنچ گئے۔ عمران کی حالت ایسی تھی کہ وہ ابھی تیز نہیں چل سکتا تھا، جبکہ جولیا چل تو سکتی تھی، لیکن اس کے زخم بے حد گہرے تھے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے شدید کمزوری لاحق ہو گئی تھی۔ عمران اور جولیا دونوں اس وقت کرسیوں پر نیم دراز حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھی ان کے ساتھ کرسیوں پر موجود تھے۔ صدیقی نے کرسٹوفر سے لیبارٹری کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھیں اور پھر اپنے طور پر لیبارٹری پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے جو اسلحہ خریدا تھا ان کی تفصیل وہ عمران کو بتا چکا تھا۔ اس نے عمران سے لیبارٹری پر حملہ کرنے کی پلاننگ بھی بتا دی تھی، لیکن عمران خاموش تھا۔ اس نے صدیقی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ عمران صاحب، کیا میری پلاننگ غلط ہے؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں، پلاننگ تو درست ہے، لیکن تم نے جوش میں آ کر وہ باتیں نظر انداز کر دی ہیں جن کا عملی طور پر اس مشن سے بے حد گہرا تعلق ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو صدیقی چونک پڑا۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ کون سی بات ہے؟ صدیقی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مثلاً سب سے اہم بات اس مشن میں میری اور جولیا کی موجودگی ہے، عمران نے کہا۔ تو صدیقی اور اس کے ساتھی ہنس پڑے۔ آپ تو ہمارے ساتھ شامل ہیں اور مس جولیا بھی، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں اور جولیا تو اس قابل ہی نہیں کہ مشن میں شامل ہو سکے، ہماری حالت تو اب یہ ہے کہ ہم بوڑھوں کی طرح بس اب صرف دعائیں مانگنے کی حد تک رہ گئے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ دونوں کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ورنہ جس طرح آپ پر اچانک ٹارگٹ فائرنگ کی گئی اور جس طرح آپ شدید زخمی ہونے کے باوجود ویسٹ فیلڈ سے سراغ پہنچ گئے اور جس طرح جولی نے آپ کو وہاں پہنچایا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ اور پھر ہمارا یہاں آنا اور آپ کے بارے میں جولی سے معلوم کرنا اور اب ہمارا یوں اکٹھا ہونا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ صدیقی نے قدرے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں تو مشن کی بات کر رہا ہوں، تم زندگی کی باتیں لے بیٹھے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زندگی ہے تو مشن میں بھی آپ شامل ہو رہے ہیں، صدیقی نے کہا۔ عمران صاحب، آپ اور مس جولیا یہاں آرام کریں اور ہمیں اجازت دیں، ہم جا کر مشن مکمل کر کے آتے ہیں، ہاور نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ہم دونوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ ہاور نے قدرے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم تیز حرکت نہیں کر سکتے، کسی طرف نہیں جا سکتے، اس کے باوجود تم ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے جانے کی باتیں کر رہے ہو۔ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم دونوں ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں اب کون سے دشمن ہیں؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اب میں کیا کہوں؟ کم از کم کیپٹن شکیل ساتھ ہوتا تو میرے بات کرنے سے پہلے ہی سمجھ جاتا، جبکہ تم بات کرنے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیپٹن شکیل صاحب آپ کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں، ہم تو ابھی ان جیسا علم حاصل نہیں کر سکتے، صدیقی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا بھی کوئی جواب نہیں دے پا رہی، یہ تو سب سے زیادہ تجربے کار ہے، عمران نے کہا۔ انہیں تنویر کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، صدیقی نے کہا۔ تو عمران ہنس پڑا۔ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو تم؟ اچانک جولیا نے اس طرح سیدھے ہو کر کہا جیسے وہ نیند سے جاگی ہو۔ تمہارے بارے میں اب کہنے کے لیے کچھ رہ کہاں گیا ہے؟ عمران نے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیوں، کیا ہوا ہے؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی ہوا تو کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو سب انتظار میں بیٹھے ہیں، عمران نے جواب دیا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب پلیز، صدیقی نے کہا۔ سنو صدیقی، میری بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں نے اسلاقیہ سیکرٹ سروس کو یکسر بھلا دیا ہے، کیا نائف کی موت کے ساتھ ہی اسلاقیہ سیکرٹ سروس بھی ختم ہو گئی ہے؟ اور سیکرٹ سروس یہاں سراغ میں بھی ہے اور ہم بھی مہمان ہیں، تم لوگوں کے ویسٹ فیلڈ جانے کے بعد اگر وہ لوگ ہمارا سراغ لگاتے ہوئے یہاں آ گئے تو ظاہر ہے ہم دونوں اس حالت میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے اور نتیجہ یہی ہوگا کہ تمہیں ہم دونوں سے چھٹکارا مل جائے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمارے ذہن میں تو یہ بات نہ تھی، ویسے اگر آپ اتنے روز ہسپتال میں رہے ہیں، اگر اسلاقیہ سیکرٹ سروس کو کچھ کرنا ہوتا تو لامحالہ وہ آسانی سے کر گزرتی، صدیقی نے کہا۔
تم 4 سٹارز کے چیف ہو صدیقی، اور شاید 4 سٹارز کے باقی تینوں سٹارز تمہارا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ جس انداز کی باتیں تم کر رہے ہو، ایسی باتیں اگر 4 سٹارز کے کیس کے دوران کرتے تو اب تک تمہارا چیف سٹار کسی کنویں میں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صدیقی کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ باقی ساتھی مسکرا دیے۔ اوہ سوری عمران صاحب، آپ کی ذہانت کا تو میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، صدیقی نے کہا۔